हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं उच्चतम न्यायालय को, यानी खान जी के बुक रिवीजन करेंगे हम लोग। आज पॉलिटी में हम लोग रिवीजन करेंगे उच्चतम न्यायालय। तो चलिए, उच्चतम न्यायालय को हम बहुत ही सरल शब्दों में और समझेंगे बेहतरीन ढंग से। चलिए, अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। उसी दिन हमारा देश क्या हुआ? गणतंत्र बना। उसी दिन हमारा देश गणतंत्र बना था। अपने पूर्ववर्ती कोर्ट फेडरल ऑफ इंडिया 1937 से 1949 की भांति यह न्यायालय भी पहले संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में हुआ करता था, लेकिन इसे 1958 में वर्तमान भवन में स्थानांतरित किया गया, अर्थात इसको ट्रांसफर कर दिया गया। न्यायपालिका सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है। न्यायपालिका सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय वास्तव में विश्व के सबसे शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है। 1950 से ही न्यायपालिका ने संविधान की व्याख्या और सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1950 से ही क्या है? न्यायपालिका ने संविधान की व्याख्या और सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत में एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, जिसका पिरामिड कुछ इस तरह से है। आप देख पा रहे होंगे, भारत में न्यायपालिका एकीकृत व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय जो कि प्रत्येक जिले में एक होता है, मुंसिफ न्यायालय जो प्रत्येक जिले में एक होता है, अधीनस्थ न्यायालय जो प्रत्येक ब्लॉक में एक होता है। चलिए, यहाँ कुछ नोट दिए गए हैं और नोट में कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, जैसे अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226 एवं अनुच्छेद 227 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए गए हैं। गठन, अब देखेंगे उच्चतम न्यायालय का गठन कैसे होता है। चलिए देखते हैं। संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 8 यानी 7+1 एक मुख्य न्यायाधीश सहित थी। संसद द्वारा अब तक 4 बार इनकी संख्या में वृद्धि की गई। अंतिम वृद्धि वर्ष 2019 में की गई, जिसके परिणाम स्वरूप न्यायाधीशों की संख्या 26 से बढ़कर 34 अर्थात 33+1 हो गई। इस प्रकार वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित 34 है, अर्थात 33+1 है। संसद न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा तो सकती है, लेकिन घटा नहीं सकती। न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 124(2) उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कॉलेजियम पद्धति के आधार पर की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद की जाती है जिनसे वह परामर्श करना उचित समझे, और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति वह मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करेगा। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति वह मुख्य न्यायाधीशों की सलाह से करेगा। नोट, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग में उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है। अगला पॉइंट है, नियुक्त की गई कॉलेजियम व्यवस्था। उच्चतम न्यायालय की कॉलेजियम में मुख्य न्यायाधीश के अलावा उच्चतम न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। कॉलेजियम को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्तियां एवं तबादलों का अधिकार होता है। कॉलेजियम की व्यवस्था 6 अक्टूबर 1993
को मुख्य न्यायाधीश जे एस वर्मा के नेतृत्व वाली खंडपीठ के द्वारा बनाई गई थी। अगला पॉइंट इसमें है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग केंद्र सरकार द्वारा उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम पद्धति के स्थान पर वर्ष 2014 में 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति अर्थात NJAC आयोग बनाया गया था, परंतु सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा 16 अक्टूबर 2015 के आदेश द्वारा इस आयोग को अभिखंडित असंवैधानिक घोषित कर दिया। न्यायाधीशों की नियुक्ति। एससी के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, एससी के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। एससी व एचसी के न्यायाधीशों के परामर्श से सामान्यतः एससी के वरिष्ठतम न्यायाधीशों को CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है और राष्ट्रपति द्वारा एससी व एचसी के न्यायाधीशों के परामर्श से जिन्हें राष्ट्रपति आवश्यक समझे मुख्य न्यायाधीश का परामर्श लेना आवश्यक है। इस परंपरा का 2 बार उल्लंघन 1973 और 1977 में हुआ। इस परंपरा का उल्लंघन 1973 और 1977 में हुआ। योग्यता। अनुच्छेद 124(3) भारत का नागरिक हो, किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष न्यायाधीश रहा हो, उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में 10 वर्ष तक वकील रहा हो या राष्ट्रपति के विचारानुसार सम्मानित न्यायवादी हो अर्थात न्याय का अच्छा जानकार हो। अभी तक इस आधार पर नियुक्ति नहीं हुई है। नोट: संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है। शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 124(6) सर्वोच्च न्यायालय के लिए नियुक्त न्यायाधीश को अपना कार्यकाल संभालने से पूर्व राष्ट्रपति या इस कार्य के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होती है। कार्यकाल। उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीश अनुच्छेद 124 के अनुसार 65 वर्ष की आयु तक पद धारण कर सकते हैं। वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं। संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। न्यायाधीश को हटाना। अनुच्छेद 124(4) न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के संबंध में महाभियोग जैसी प्रक्रिया का उपबंध करता है। हटाए जाने का प्रस्ताव 100 सदस्यों लोकसभा के मामले में या 50 सदस्यों राज्यसभा के मामले में द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद अध्यक्ष या सभापति को दिया जाना चाहिए। अध्यक्ष या सभापति इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर सकते हैं या इसे अस्वीकार भी कर सकते हैं। यदि इसे स्वीकार कर लिया जाए तो अध्यक्ष या सभापति को इसकी जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित करनी होगी। इस समिति में शामिल होना चाहिए मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश, दूसरा किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और तीसरा प्रतिष्ठित न्यायवादी। यदि समिति न्यायाधीश को दुर्व्यवहार का दोषी या असक्षम पाती है तो सदन इस प्रस्ताव पर विचार कर सकता है। विशेष बहुमत से दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित कर यानी सदन की कुल सदस्यता का बहुमत तथा सदन में उपस्थित मत देने वाले सदस्यों को 2/3 यदि राष्ट्रपति इस पर अपनी स्वीकृति देता है। अंत में राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश जारी कर देते हैं। यह रोचक है कि उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर अब तक महाभियोग नहीं लगाया गया है। पहला एवं एकमात्र महाभियोग का मामला उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति
रामास्वामी 1991 से 1993 का है। यद्यपि जांच समिति ने उन्हें दुर्व्यवहार का दोषी पाया, पर उन पर महाभियोग नहीं लगाया जा सका क्योंकि यह लोकसभा में पारित नहीं हो सका। उस समय कांग्रेस पार्टी मतदान से अलग हो गई थी। वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएं, अनुच्छेद 125। अनुच्छेद 125। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को 2,80,000 प्रतिमाह व अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 प्रतिमाह वेतन प्राप्त होता है। सेवानिवृत्ति मुख्य न्यायाधीशों अन्य न्यायाधीशों की पेंशन उनकी अंतिम माह के वेतन का 50% निर्धारित है। न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होते हैं। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, अनुच्छेद 126। जब उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद आकस्मिक रूप से रिक्त हो या स्वास्थ्य या अन्य कारणों से वह सेवाएं देने के लिए अनुपस्थित हो, तो उसके कर्तव्य के निर्वहन करने हेतु राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करेगा। अगला पॉइंट इसमें तदर्थ न्यायाधीश, अनुच्छेद 127। जब कभी कोरम पूरा करने में अस्थायी न्यायाधीशों की संख्या कम हो रही हो, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश को जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, उसको अस्थायी काल के लिए उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। ऐसा वह संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श एवं राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही कर सकता है। इस प्रकार नियुक्ति किए गए न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सभी अधिकारिता, शक्तियां और विशेषाधिकार तब तक प्राप्त होंगे जब तक वह इस पद पर आसीन है। सेवानिवृत्ति न्यायाधीश का उच्चतम न्यायालय की बैठकों में उपस्थित होना, अनुच्छेद 128 की तहत। उच्चतम न्यायालय का स्थान, अनुच्छेद 130। संविधान में उच्चतम न्यायालय का स्थान दिल्ली घोषित किया है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान कहीं और नियुक्त करे, लेकिन ऐसा निर्णय वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही ले सकता है। यह व्यवस्था वैकल्पिक है, ना कि अनिवार्य। भारत के न्यायाधीशों के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य चलिए जानते हैं। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश H.J. कारनिया थे। भारत के वर्तमान 91वें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना हैं। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। इनका 96 वर्ष की आयु में देहांत 23 नवंबर 2023 को हो गया, जो कि तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल भी थी। स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले मुख्य न्यायाधीश H.S. कपाड़िया थे। सबसे लंबी अवधि तक 7 वर्ष 4 माह 20 दिन तक उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहने वाले न्यायमूर्ति Y.B. चंद्रचूड़ 16वें क्रम हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने की थी। सबसे कम समय 17 दिन तक मुख्य न्यायाधीश पद पर कमल नारायण K.N. सिंह 22वें क्रम रहे। जो कार्यवाहक राष्ट्रपति 20 जुलाई से 24 अगस्त 1969 रह चुके हैं और 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति पद पर रहे हैं। इंदु मल्होत्रा देश की एकमात्र महिला अधिवक्ता है जो सीधे ही सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश नियुक्त की गई। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 3 महिला न्यायाधीश हैं। पहला हेमा कोहली, दूसरा बीबी नागरत्ना और तीसरा बेला त्रिवेदी। नोट: बीबी नागरत्ना सितंबर 2027 में भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनेंगी। भारत में दीपक मिश्रा ऐसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं जिनके खिलाफ हटाने का प्रस्ताव लाया गया, परंतु राज्यसभा के सभापति ने अस्वीकार कर दिया था।
शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार। उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार संसद के पास है। प्रारंभिक यानी मूल क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय को प्रारंभिक एवं एकमेव क्षेत्राधिकार सौंपता है, अर्थात इस मामलों पर किसी अन्य न्यायालय में सुनवाई नहीं हो सकती। उदाहरण, केंद्र व एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, केंद्र राज्य विवाद, दूसरा केंद्र व राज्य राज्यों का एक तरफ होना तथा एक या अधिक राज्यों का दूसरी तरफ होना, केंद्र प्लस राज्य व अन्य राज्यों के साथ विवाद। राज्य राज्य विवाद, राज्यों के मध्य आपसी विवाद। नोट, ध्यातव्य है कि इसमें केंद्र व केंद्र शासित क्षेत्रों के बीच विवाद का उल्लेख नहीं है। समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। मौलिक अधिकार उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, किंतु इस पर उसका एकाधिकार नहीं है। मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु उच्चतम न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय भी कार्यवाही कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक एवं गारंटर है तथा इस हेतु वह विभिन्न प्रकार की रिट, यथाबंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण व अधिकार परीक्षा जारी कर सकता है। अपीलीय क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 132। सर्वोच्च न्यायालय को सभी उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। इसे 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है संवैधानिक मामलों में अपील। अनुच्छेद 132 के अनुसार किसी उच्च न्यायालय द्वारा किसी सिविल, दांडिक या अन्य कार्यवाही में दिए गए ऐसे किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश के विरुद्ध अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। इसके बारे में उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 134 का के तहत यह उल्लेखित करते हुए प्रमाण पत्र दे दिया है कि इस मामले में संविधान की व्याख्या का कोई प्रश्न मौजूद है, अर्थात संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है तथा उच्चतम न्यायालय को ही भारतीय संविधान को संरक्षक कहते हैं। नोट, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। यानी उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित कोई भी मामले की सुनवाई करना है तो वहां न्यायाधीशों की जो संख्या होगी वो कम से कम 5 होनी चाहिए। सिविल मामलों में अपील। अनुच्छेद 133 के अनुसार उच्च न्यायालय द्वारा किसी सिविल मामले में दिए निर्णय के विरुद्ध अपील तब की जा सकती है जब उच्च न्यायालय ने इस हेतु अनुच्छेद 134 का के तहत प्रमाण पत्र दे दिया हो। तीसरा है आपराधिक मामलों में अपील। अनुच्छेद 134 के तहत आपराधिक मामलों में उच्चतम न्यायालय में अपील निम्न दशाओं में की जा सकती है: जब उच्च न्यायालय ने दोष मुक्त व्यक्ति की सजा को बदलकर मृत्युदंड दिया हो। दूसरा पॉइंट, उच्च न्यायालय ने किसी मामले को अधीनस्थ न्यायालय से अपने पास मंगवा कर व्यक्ति को मृत्युदंड दिया हो। तीसरा, इसमें उच्च न्यायालय ने यह प्रमाणित किया हो कि मामला उच्चतम न्यायालय में अपील योग्य है। नोट, सैनिक न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अपील अनुच्छेद 136 का प्रयोग विशेष असाधारण परिस्थितियों में किया जाता है। परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को 2 प्रकार के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है: सार्वजनिक महत्व के मसले पर जिसमें विधिक प्रश्न निहित हो, सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। दूसरा पॉइंट, इसमें किसी पूर्व संवैधानिक संधि समझौते पर संविदा आदि मामले पर विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देना अनिवार्य है। नोट, राष्ट्रपति किसी भी परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति किसी भी परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अभिलेख न्यायालय। अनुच्छेद 129। इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। अभिलेख न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय को 2 शक्तियां प्रदान करता है। एक है इसमें साक्ष्य के रूप में उच्चतम
न्यायालय के निर्णयों एवं कार्यवाही के संचालन को सार्वकालिक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा तथा किसी भी न्यायालय में इनकी प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाएगा। अवमानना हेतु दंड। उच्चतम न्यायालय को न्यायालय की अवमानना हेतु दंडित करने का भी अधिकार है। 1991 से उच्चतम न्यायालय ने यह शक्ति उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय व पंचायतों को भी प्रदान किया है। नोट: HN सान्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया था। न्यायिक पुनर्लोकन यानी न्यायिक समीक्षा अनुच्छेद 137। उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 145 के उपबंधों के अधीन रहते अपने स्वयं के निर्णयों को पुनर्लोकन कर सकता है। नोट: अनुच्छेद 142 भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। सीधे सरल शब्दों में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कि सरकार के अन्य दो अंग विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका को कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न पहुंचाएं ताकि वह ठीक ढंग से न्याय कर सकें। सरकार के अन्य अंग न्यायपालिका के निर्णयों में हस्तक्षेप न करें। न्यायाधीश बिना भय या भेदभाव के अपना कार्य कर सकें। संविधान में न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित की गई है। न्यायाधीश की नियुक्ति कभी भी राजनीतिक रूप से निर्विवाद नहीं रही है। न्यायिक पुनर्लोकन का अर्थ: न्यायपालिका द्वारा व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के कार्यों की संवैधानिकता की जांच करना और यदि यह संविधान के प्रावधानों के विपरीत हो या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो तो न्यायालय इसे गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है या रद्द कर सकता है। न्यायिक पुनर्लोकन संविधान की मूलभूत विशेषता है, अतः संसद द्वारा संविधान संशोधन करके इसमें कटौती या इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्लोकन का क्षेत्र सीमित है। न्यायिक पुनर्लोकन का आधार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। नोट: भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपनी निर्णय के पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है जो कि उच्चतम न्यायालय के पास है। सर्वोच्च न्यायालय ने सील कवर न्याय शास्त्र का प्रयोग BCCI सुधार मामला 2014 व राफेल फाइटर जेट डील मामला व NRC केस में किया है। इस न्याय शास्त्र का स्पष्ट प्रावधान नहीं है बल्कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 धारा 123 में व सर्वोच्च न्यायालय नियम 2013 के आदेश में देखने को मिलता है। न्यायिक सक्रियता भारत में यह 1970 के दशक में आया जिसकी नींव रखने का श्रेय न्यायमूर्ति BR कृष्ण अय्यर, न्यायमूर्ति PN भगवती, न्यायमूर्ति DA देसाई व न्यायमूर्ति O चिन्नप्पा रेड्डी को है। न्यायिक सक्रियता से तात्पर्य: न्यायपालिका का अपनी परंपरागत भूमिका से आगे बढ़कर नागरिक अधिकारों की रक्षा व सामाजिक न्याय में वृद्धि हेतु कार्य करना या सक्रियता दिखाना। इसे न्यायिक गतिशीलता भी कहते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सक्रियता का परिचय देते हुए चंडीगढ़ मेयर चुनाव का वोटों की जांच की है तथा निर्णय देते हुए बीजेपी के मेयर को असंवैधानिक घोषित व AAP पार्टी का मेयर कुलदीप कुमार विजेता घोषित किया है। एससी ने अनुच्छेद 142 में उल्लेखित विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए निर्णय दिया और एससी ने अनुच्छेद 142 का प्रयोग राम मंदिर निर्णय व राजीव गांधी के हत्यारे AG पेराखिलन को रिहा करने में किया था। जनहित याचिका PIL। जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता का ही परिणाम है। इस प्रकार यह न्यायिक सक्रियता का सर्वाधिक लोकप्रिय स्वरूप है। जनहित याचिका। भारत में जनहित याचिका की शुरुआत 1979 से 1980 में न्यायिक पहल द्वारा हुई। मूलतः इसका विकास अमेरिका में 1960 के दशक में हुआ। सामान्यतः केवल वही व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है जिसके अधिकारों का हनन हुआ हो या जो पीड़ित हो, किंतु 1979 में इस अवधारणा में बदलाव हुआ तथा न्यायालय ने एक ऐसे मुकदमे की सुनवाई करने का निर्णय लिया जिसे पीड़ित लोगों ने नहीं बल्कि उनकी ओर से दूसरे लोगों ने दाखिल किया था। चूंकि यह मामला जनहित से संबंधित था अतः इसे जनहित याचिका का नाम दिया गया।
जनहित याचिका के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक हित कल्याण से जुड़े विषयों जैसे पर्यावरण, स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु या ऐसे व्यक्तियों जो निर्धनता, अज्ञानता आदि के कारण न्यायालय तक जाने में असमर्थ हैं, तो कोई भी उसकी तरफ से जनहित याचिका दायर कर सकता है। जैसे 1980 में तिहाड़ जेल की बंदी ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कृष्णा अय्यर को एक पत्र भेजा। इसमें बंदियों को दी जाने वाली शारीरिक यातनाओं को वर्णन किया गया था। न्यायाधीश ने उसे ही एक याचिका मान लिया। यद्यपि बाद में न्यायालय ने पत्रों को याचिका के रूप में स्वीकार करने की प्रथा समाप्त कर दी, लेकिन यह मुकदमा सुनील बन्ना बनाम दिल्ली प्रशासन 1980 के नाम से शुरुआती जनहित याचिका के रूप में प्रसिद्ध हुआ। न्यायमूर्ति एएस आनंद ने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए। विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक सेवा प्राधिकरण, इसका गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत किया गया। यह जरूरतमंद नागरिकों को निःशुल्क कानूनी संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। विधिक सेवा प्राधिकरण के उद्देश्य निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, कानूनी साक्षरता, लोक अदालतों का आयोजन करना, विवाद निपटारे के लिए वैकल्पिक समाधानों को प्रोत्साहन देना, अपराध पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजा देना। निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्राप्त करने के लिए निम्न व्यक्ति पात्र हैं: महिला और बच्चे, अनुसूचित जात जनजाति के सदस्य, औद्योगिक के कामगार, बड़े पैमाने पर प्राकृतिक औद्योगिक आपदा, जातीय हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप से पीड़ित, विकलांग व्यक्ति, हिरासत में व्यक्ति, वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम है, जो आय सीमा केंद्र राज्य सरकार अधिसूची करती है, मानव तस्करी या बेगार से पीड़ित। नोट: निःशुल्क कानूनी सेवा सभी दीवानी, फौजदारी, राजस्व व प्रशासनिक मुकदमों के लिए दी जाती है। निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए निम्नलिखित सेवा संस्थाएं हैं: राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उपमंडल तालुका स्तर पर उपमंडल तालुका विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय स्तर पर उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्चतम न्यायालय स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति। केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण CAT, आइए इसको जानते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323A के प्रावधानों से गठन किया प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 पारित करके CAT का गठन किया गया। उच्च न्यायालय का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश CAT का अध्यक्ष होता है, जिसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त 16 उपाध्यक्ष व 49 सदस्य न्यायिक व प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों के व्यक्ति होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के 34,000 निर्णयों आम नागरिक, वकीलों व कानूनी छात्रों को निःशुल्क प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स परियोजना को भारत के मुख्य न्यायाधीश ने शुरू किया तथा इसी परियोजना का राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड ऑनलाइन मंच है। कानून और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा ई-कोर्ट परियोजना शुरू की गई अखिल भारतीय योजना है। न्याय घड़ियां पर राज्य की न्यायपालिका के कार्यों को प्रदर्शित किया जाता है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017 में शुरू इलेक्ट्रोल बॉन्ड को उच्चतम न्यायालय ने सूचना के आधार अधिकार का उल्लंघन बताते हुए असंवैधानिक घोषित किया गया, क्योंकि फरवरी 2024 में पार्टियों को चंदा देने वालों के बारे में जनता को पता नहीं लगता था। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया, कार्यकाल था इनका 26/1/1950 से 6/11/1951। एम पतंजलि शास्त्री, इनका कार्यकाल था 7/11/1951 से 3/1/1954। शरद अरविंद बोबड़े 18/11/2019 से 23/4/2021। एन बी रमन्ना 24/4/2021 से 26/8/2022। उदय उमेश ललित 27/8/2022 से 8/11/2022। DY चंद्रचूड़ 9/11/2022 से 10/11/2024। संजीव खन्ना 11/11/2024 से अब तक। विशाख वाहन बनाम राजस्थान, राज्य मुकदमा कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित है।
भारत की संसद ने 3 तलाक कानून पारित करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय की वर्ष 2017 में विनिर्णय को समर्थन दिया, जिसने 3 तलाक ए बिद्दत को असंवैधानिक बना दिया था। उच्चतम न्यायालय ने कोयला आवंटन कोयलाबाद मामले में पाया कि केंद्रीय अन्वेषण शाखा एक पिंजराबंद तोता है। उच्चतम न्यायालय से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद आइए जानते हैं। अनुच्छेद 138 उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि। अनुच्छेद 139 कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। अनुच्छेद 139 का कुछ मामलों का अंतरण। अनुच्छेद 140 उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियां। अनुच्छेद 141 उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि या सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होना। अनुच्छेद 142 उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रविष्टीकरण आदि के बारे में आदेश। भारत में सुधारात्मक याचिका। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 144 सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना। अनुच्छेद 145 न्यायालय के नियम आदि। अनुच्छेद 146 उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। अनुच्छेद 147 निर्वाचन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आप सभी को उच्चतम न्यायालय के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करें, और जिसको भी पीडीएफ की आवश्यकता हो तो पीडीएफ के लिए आप कमेंट करिए, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराने का भी पूरा प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।